बेचो, पैसा कमाओ और कंज्यूमर को भूल जाओ। कंपनियों की इसी तरफा रवैये को बदलने की कोशिश है पहरेदार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और हम हैं कंपनियों की मनमानी में फंसे कंज्यूमर की आवाज। देश का इकलौता टीवी शो जो करता है आपके हक की बात। इस हफ्ते इंश्योरेंस कंपनियों की वादा खिलाफी पर पहरेदार का हल्ला बोल। पहरेदार के मामला उठाते ही क्लेम कैंसिल करने पर उतारू रेलिगेयर के सुर बदले। फॉल्टी प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं करने पर अड़ी अमेजॉन। पहले डिफेक्टिव फोन वापस लेने में आनाकानी और फिर अटकाया कंज्यूमर का रिफंड। और जब देश की नंबर 1 कार मेकर मारुति ने ग्राहक की सुरक्षा के साथ किया खिलवाड़ तो कंज्यूमर फोरम ने सिखाया सबक। हेल्थ इज वेल्थ और अच्छे स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का सहारा लेते हैं, लेकिन ये पैसा तब फिजूल खर्ची लगने लगती है जब जरूरत के वक्त हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां आपसे मुंह फेर लेती हैं। पॉलिसी खरीदते वक्त कंपनी आपको आश्वासन देती है समय कितना भी बुरा हो ये आपकी ढाल बनकर आपके साथ रहेंगी, लेकिन जब वो बुरा समय आता है तो इनके आश्वासन की पोल खुल जाती है। हमारे पास लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं जहां क्लेम के वक्त कंपनियां कंज्यूमर को कटघरे में खड़ा कर देती हैं, कंज्यूमर की हर बात को संदेह की नजरों से देखती हैं और आखिर में क्लेम देने से इनकार कर देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अहमदाबाद के अमित पांडे के साथ। अमित ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी जो इन्हें और इनके परिवार के इलाज और हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती थी। रेलिगेयर की यह पॉलिसी थी। अमित का आरोप है कि जब इनको कंपनी की जरूरत पड़ी तो कंपनी ने इनकी वाइफ का क्लेम खारिज ही नहीं किया, बल्कि यह तक कह दिया कि इनकी पत्नी का जो इलाज हुआ है इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो ट्रीटमेंट क्या हुआ है ये डॉक्टर का फैसला नहीं होकर इंश्योरेंस कंपनी का फैसला कैसे हो सकता है। अमित हमारे साथ है अपनी आप बीती के साथ। अमित जी नमस्ते। रेलिगेयर की ये पॉलिसी थी 2017 में आपने ये रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी, लेकिन जब आपकी पत्नी की तबीयत खराब हुई उसके बाद क्लेम लेना आपके लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। जी जी मैम, काफी मुश्किल साबित हुआ। उन लोगों ने सीधे से नकार दिया था कि आप तो एडमिट कराना पेशेंट को नेसेसरी ही नहीं था, आप तो ओपीडी बेसिस पर ही इलाज करा लेते। फिर उसके बाद कई बार बात करने के बाद फिर मुझे बोला गया कि आप जस्टिफिकेशन लेटर दीजिए डॉक्टर से। तो फिर मैंने वो भी दिया। ठीक है अमित जी, थोड़ा सा समझाइए आपकी वाइफ को, अगर आप ये शेयर कर सकते हैं हुआ क्या था जिस पर वो कह रहे थे कि आपने एडमिट क्यों करवाया। एक्चुअली उनको चिकनगुनिया की शिकायत हुई थी। ओके, और हमने देखा चिकनगुनिया बहुत सीवियर हो जाए तो एडमिट करना ही पड़ता है। हाँ, वो सीवियर कंडीशन में ही था, वो एकदम चल फिर नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ओके। तो डॉक्टर ने उनको इमरजेंसी में एडमिट किया, बकायदा वो 4 दिन एडमिट रही। पूरा प्रोसेस चला, ग्लूकोज के बॉटल्स वगैरह चढ़े, सारी चीजें चढ़ी। हाँ। फिर बात आई क्लेम, मैंने जब क्लेम किया फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद उनका तुरंत आ गया कि योर क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड। जिसमें आपसे जस्टिफिकेशन लेटर मांगा था जो आपने मुहैया करा दिया था। हाँ, वो पहले उनका जब क्लेम रिजेक्शन आया तो उसमें बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट लिखी थी कि ये जरूरत ही नहीं थी एडमिट कराने की, दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय ऑन ओपीडी बेसिस, ये सारी चीजें कहकर फिर मैंने कॉल सेंटर पर मैं उनके लगातार अच्छा, ये रेलिगेयर डिसाइड करेगी कि आप ओपीडी से जाएंगे या एडमिट करवाएंगे, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में उन्हें एडमिट करवाना पड़ा था ना। हाँ, वो जो डॉक्टर है वो मतलब वो उनके कहने का मतलब वो डॉक्टर पागल हो गया है। एब्सोल्युटली, पता नहीं ये क्लेम खारिज करने के लिए कुछ भी जो है बात कहीं से कहीं ये निकाल सकते हैं। वही हो रहा था कि आपने क्यों एडमिट करवाया। उन लोगों को पैसे देने में बहुत तकलीफ होती है। मैंने इसके पहले भी एक क्लेम किया था तो बड़ी मुश्किल से मेरा पैसा 2 टुकड़ों में आया था, पूरे क्लेम का पैसा। और इस बार भी काफी मुश्किल हो ही रही है आपको। जस्टिफिकेशन लेटर भी आपने प्रोवाइड किया था ना अमित जी, जो उन्होंने मांगा था कि जस्टिफिकेशन लेटर दीजिए, वो आपने दिया ना उन्हें। जी बिल्कुल, मैंने डॉक्टर से बकायदा लिखवा कर उसमें पूरा लिखा हुआ था कि पेशेंट को फीवर था काफी ज्यादा, उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी, इट वाज नेसेसरी टू एडमिट। और आपके डॉक्टर ने क्या बोला कि ये रेलिगेयर वाले कह रहे हैं कि जरूरत नहीं थी, आपने उनको बोला कि ऐसे केसेस आते हैं। हाँ। डॉक्टर ने बोला कि वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, रिजेक्ट करते हैं कि आपने क्यों एडमिट करवाया। रेलिगेयर मैंने फिर मेरा क्लेम रिजेक्ट होने के बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने ये पाया कि रेलिगेयर बहुत फेमस है क्लेम रिजेक्शन के लिए, और आप भी उसी जाल में फंस गए थे। लेकिन आपकी मदद की जब पहरेदार ने, तो अमित जी अब आप राहत की सांस ले रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पहरेदार का, आपकी पूरी टीम का, आपका। चलिए, वो पैसे अब आपको मिल रहे हैं ना रेलिगेयर से। जी बिल्कुल, मुझे पूरे क्लेम के पैसे मेरे मिल गए हैं।
चलिए, हमें खुशी कि हम आपकी मदद कर पाए, लेकिन अमित पांडे बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और खुद उन्होंने, देखिए, खुद कंज्यूमर बता रहा है कि उसने फिर अपने आप डॉक्टर से बात की, खुद रिसर्च किया, तो पता चला कि रेलिगेयर जो है माहिर है क्लेम रिजेक्शन में। तो अमित जी का मामला सुलझ रहा है। हम अब आपको बताते हैं कि रेलिगेयर ने हमें क्या आधिकारिक जवाब दिया है। रेलिगेयर ने हमें बताया है कि 8 जनवरी 2019 को ग्राहक ने कंपनी को जो ईमेल भेजा था उसमें जस्टिफिकेशन लेटर अटैच नहीं था, जिस वजह से क्लेम को खारिज कर दिया गया। बाद में कंपनी को पहली बार 14 मार्च 2019 को पहरेदार के जरिए जस्टिफिकेशन लेटर मिला और इसके बाद 18 मार्च को ग्राहक का क्लेम पास कर दिया गया। अमित पांडे मेरे साथ बने हुए हैं क्या आपने जब पहली बार उन्हें लेटर दिया था तो क्या जस्टिफिकेशन लेटर उसमें अटैच नहीं किया था? जब एक्चुअली पहले मैंने क्लेम डॉक्यूमेंट से सेंड किए थे। जनरली पहले क्लेम डॉक्यूमेंट से सेंड करने होते हैं, फिर उन्होंने जब रिजेक्ट कर दिया तो उसके अगले ही दिन मैंने तुरंत जस्टिफिकेशन लेटर उनको मेल कर दिया था। ओके, आपने अगले ही दिन मेल कर दिया था? ये 2 महीने का वक्त नहीं लगा था? पहरेदार के बाद आपने उन्हें जस्टिफिकेशन लेटर दिया है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो बहुत पहले ही दे चुका था। चलिए, थैंक यू सो मच। और अभी अमित बताते हैं क्लेम भी मिल चुका है। अब जस्टिफिकेशन लेटर पे जो बात अटक रही है इस पर हम आपको बताते हैं कि ये जो लेटर की दलील रेलिगेयर हमें दे रही है, जो मेल अमित जी ने हमें भेजा था, जो वही मेल की कॉपी थी जो इन्होंने रेलिगेयर को भेजी थी, और उसमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जस्टिफिकेशन लेटर जो है वो अटैच था। और खुद अमित बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने क्लेम रिजेक्ट किया, उन्होंने अगले ही दिन जस्टिफिकेशन लेटर के साथ, अगले ही दिन नहीं तो 2-4 दिन में ही सही, जस्टिफिकेशन लेटर तभी के तभी दे दिया गया था। फिर कैसे रेलिगेयर कह रही है कि जस्टिफिकेशन लेटर नहीं मिला था? महीनों तक इंतजार करते रहे अमित पांडे और उनका मामला यहां पर जाकर के सुलझ रहा है। जब प्रीमियम वसूलना होता है ये कंपनियों को तो बार बार रिमाइंडर भेजती हैं और वक्त पर प्रीमियम वसूलती हैं, लेकिन जब कंज्यूमर को इनकी जरूरत पड़ती है तो देखिए क्या रवैया रहता है। रेलिगेयर के लिए तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जरा कंज्यूमर की सुनिए। और अब बात करते हैं एक और इंश्योरेंस कंपनी की ही। अमित जी की ही तरह यमुनानगर के रोहित पोपली का एक्सपीरियंस जो है मैक्स बूपा के साथ काफी खराब रहा। मैक्स बूपा ने तो रोहित का क्लेम ये बोलते हुए खारिज कर दिया था कि डॉक्टर ने जो इलाज किया है उसकी जरूरत ही नहीं थी। ये तमाम इंश्योरेंस कंपनियां ये भी अब डिसाइड करने में लगी हैं कि कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो, यानी डॉक्टर गलत है और इंश्योरेंस कंपनियां सही हैं। रोहित जी से अब हम बात करेंगे। रोहित जी नमस्ते, स्वागत है आपका। क्या था पूरा मामला आपका, बताएंगे जरा डिटेल में? मैम, वाइफ को ना सुबह सुबह मॉर्निंग में अस्थमा के अटैक की दिक्कत हो गई थी, तो हम 6-7 बजे के आसपास उनको हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ डॉक्टर ने हमें कहा कि इनको ना एडमिट करना पड़ेगा, इनको ना अस्थमा का अटैक हुआ है। उनका बॉडी में ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया था एकदम से। तो उनको तुरंत इमरजेंसी में एडमिट कराया हमने। उनको 1.5 दिन बाद हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी दी और उसके बाद भी उनको हमें दिखाना पड़ा ओपीडी में, ठीक है ना, 5 से 10 दिन तक लगातार। तो उसके बाद जब हमने कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे तो कंपनी ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स तो काफी नहीं है, आपने जो ट्रीटमेंट कराया है, या डॉक्टर से जस्टिफिकेशन लेटर दो हमें कि पेशेंट को क्या दिक्कत हुई थी और आपने क्यों एडमिट कराया। और आपने ये जस्टिफिकेशन लेटर दे दिया उन्हें? हाँ जी, जस्टिफिकेशन लेटर डॉक्टर से लिखवा के बकायदा डॉक्टर की स्टैंप और लेटर पैड पे उनको दिया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वही सेम एक्सक्यूज दिया कि आपकी जो वाइफ है उनको एडमिट करने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, ठीक है। रोहित जी ये बताइए, जिस सुबह आप पहुंचे अपनी वाइफ को लेकर, उनकी हालत कैसी दिख रही थी? आप उन्हें घर से लेकर के उनकी हालत बिल्कुल, सांस आ ही नहीं रहा था अंदर से। आपको लग रहा था कि हॉस्पिटल ले जाना एकदम आवश्यक है, इसलिए आप सुबह एकदम भागे भागे हॉस्पिटल लेके गए। और डॉक्टर ने भी आपकी बात से सहमत नजर आया कि हाँ इनकी हालत खराब है? डॉक्टर ने भी ये रियलाइज की थी बात, राइट? बिल्कुल। और उनको साथ ही बिल्कुल इमरजेंसी में हमने एडमिट कराया, फिर ग्लूकोज वगैरह और जो भी मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने दी। 1.5 दिन तक वो हॉस्पिटल में ही एडमिट रही हैं। उसके बाद भी 5 से 10 दिन तक उनको ओपीडी में मतलब दिखाया और जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी वो हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया। जब क्लेम लेने की बारी आई तो कंपनी बार बार उस क्लेम को रिजेक्ट करती रही। मैंने कंपनी से कई बार बात करने की कोशिश की,
तो लेकिन करीब उन्होंने बार बार 11,500 का क्लेम है रोहित पोपली का और मैक्स बूपा ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। खुद रोहित हमें बताते हुए कि इमरजेंसी सिचुएशन में इन्हें वाइफ को ले जाना पड़ा था और जो भी खर्चा हुआ अब उसे देने से इनकार कर रही है। रोहित जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और मुझे तो लगता है अफसोस ही जाहिर करना होगा क्योंकि अब जो मैक्स बूपा का मैं रिप्लाई बता रही हूँ उसमें ये साफ है कि मैक्स बूपा अपनी बात पे अड़ी हुई है, इसको ही बिना बना रही है कि कोई ज़रूरत नहीं थी। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कोई ज़रूरत नहीं थी? क्या आप वहां मौजूद थे जब रोहित पोपली अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे? मैक्स बूपा ने अपने आधिकारिक जवाब में हमें बताया है कि जो दस्तावेज, सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज समरी ग्राहक ने कंपनी को सौंपी है, इसमें इलाज करने वाले डॉक्टर ने अस्थमा की गंभीरता को देखते हुए कहीं भी अस्पताल में भर्ती करने की मजबूरी नहीं बताई है और इस आधार पर क्लेम को खारिज कर दिया गया है। ग्राहक को डायग्नोसिस और जांच के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, जो कि पॉलिसी के नियमों के तहत कवर नहीं होता है, और बिना देरी किए इसकी जानकारी ग्राहक को 72 घंटों के अंदर दे दी गई थी। पहरेदार से संपर्क के बाद हमने मामले की दोबारा जांच की है और इनके डॉक्टर्स की टीम और मेडिकल रिकॉर्ड्स को दोबारा उन्होंने जो है देखा है और उसके बाद इसी फैसले पर पहुंचे हैं कि इन्हें क्लेम नहीं मिलेगा। पर मुझे लगता है मैक्स बूपा ये बहुत नाइंसाफी है रोहित पोपली के साथ। आप ये कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि उन्हें इस इलाज की जरूरत नहीं थी? क्या आपने उन डॉक्टर से बात की जिन्होंने उन्हें एडमिट किया था? आपने सीधे खारिज कर दिया। आप प्रीमियम लेते रहेंगे, पर जब कंज्यूमर को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप कह देंगे कि ये क्लेम सही नहीं है। लापरवाही कह लीजिए, मनमानी कहिए या फिर एंटी कंज्यूमर रवैया, कंपनी अपने ग्राहक को किस कदर परेशान कर सकती है इसकी झलक हमें अमेज़न ने दिखाई। पहले तो ग्राहक को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया, फिर रिफंड की मांग को खारिज कर दिया गया, जबरन रिप्लेसमेंट के लिए बोला गया, और जब इससे भी दिल नहीं भरा तो डिफेक्टिव फोन भी वापस रिटर्न पिकअप करने के लिए नहीं पहुंच रही थी कंपनी। मुंबई से डी मधुकर हमारे साथ है अपनी आप बीती के साथ। मधुकर जी स्वागत है आपका, नमस्ते। बताइए क्या हो रहा था आपके साथ? आपने बड़े शौक से फोन खरीदा था अमेज़न से। जी मैडम, मैंने मेरे मिसेस वाइफ को गिफ्ट करने के लिए मैंने अमेज़न से M20 सैमसंग का मोबाइल खरीदा था, जो कि मुझे मिल तो गया था 2 दिन में। उसके बाद मैंने उसमें ऑब्जर्व किया कि ये डिफेक्टिव पीस मिल रहा था मुझे। उसमें मतलब बैटरी ओवर हीटिंग हो रहा था और कैमरा भी कुछ इश्यू था। तो मैंने उनके अमेज़न के कस्टमर केयर पे कॉल करके तो कंप्लेंट करवाई थी इसके रिगार्डिंग। तो उनका कहना ये था कि मतलब आप ये कीजिए, वो कीजिए, आप एक ऐप इंस्टॉल कीजिए, वो सब भी मैंने किया था। तो उसके बाद तो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व ही नहीं हो रहा था। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मेरे घर पे आके, उनका टेक्नीशियन जो है ना, खुद आके चेक किया, उन्होंने कंफर्म किया कि ये पीस जो है डिफेक्टिव है। अच्छा, तो अमेज़न ने टेक्नीशियंस भेजे और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि हाँ फोन में खराबी है। एक तो आप बोल रहे हीट अप हो रहा था और कैमरा भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। जी जी मैडम, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग उनके टेक्नीशियन ने कहा था कि हम रिपोर्ट तो हम लोग मतलब भेज रहे हैं अमेज़न को, उसके बाद वो लोग मतलब आपको कॉल करेंगे। तो उनका तो कॉल नहीं आया, फिर मैंने खुद होकर कॉल किया उनको। तो उनका ये अमेज़न का रवैया था कि हम लोग आपको रिफंड नहीं देंगे, रिप्लेसमेंट ही देगी, क्योंकि ये दूसरी बार मेरे साथ ऐसे हो रहा था मैडम। अच्छा, तो उसके लिए वो उन्होंने मतलब मुझे पहले भी आपने कोई फोन लिया था जिसमें इस तरह की समस्या आ रही थी, तो आप चाह रहे थे कि ये फोन जो है वो वापस ही कर लें, ना कि उसकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट करके दूसरा फोन दे। आप इसे वापस ही करना चाह रहे थे? जी मैडम, मैं वापस ही करना चाहता था, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि अमेज़न की पॉलिसी ऐसे, रिटर्न पॉलिसी ये है, वो समझ में नहीं आया, मान क्यों नहीं रहते? जबकि उनके खुद इंजीनियर्स आए, उन्होंने कह दिया ये डिफेक्टिव फोन है। अब कंज्यूमर को जो चाहिए उनका कहना ये था कि मैम ये लाख में एक को हो जाता है, मतलब लाख मान के चलो, हम लोग हर रोज मतलब 1 लाख पीस भेज रहे हैं, तो उसमें से किसी एक कस्टमर को ऐसा डिफेक्टिव पीस मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव पीस, ऐसा उनका आंसर था। पर आप दूसरा फोन नहीं लेना चाहते थे, आप पैसे ही वापस चाह रहे थे? जी मैडम, मैंने उनको इतना ही बोला, आपने तो आप अभी जो डिफेक्टिव पीस दिया है ना, उसके बदले में मैंने जो पैसा पे किया वो मुझे रिफंड कर दीजिएगा, बस इतना ही चाहिए। तो वो लोग मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने खुद होके मुझसे मतलब मेरे बिहाफ में अमेज़न की बैकएंड से रिप्लेसमेंट का रिक्वेस्ट भी उन लोगों ने जनरेट करवाया। तो उन्होंने बोला कि मतलब 2 दिन में आपका ये रिटर्न पिकअप हो जाएगा और आपको उसी साथ रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगा। लेकिन रिटर्न पिकअप हो जाता है, ना रिफंड मिलता है और ना रिप्लेसमेंट मिलता है, फोन तो वापस ले जाते हैं। उसके बाद मैंने उनका बंदा आने वाला था ना रिप्लेसमेंट और रिफंड मतलब रिटर्न पिकअप के लिए, वो बंदा नहीं आया था।
तो मैंने खुद होकर उनके कस्टमर केयर पे फोन किया था, तो उन्होंने कहा कि आपका रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट तो कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली अमेजोन के अच्छा, बैकएंड से। क्या तो रिप्लेसमेंट रिफंड करेंगे नहीं करेंगे, इस पर आपको बिल्कुल उलझा दिया। लेकिन मधुकर जी, जब पहरेदार ने आपकी मदद की तो फिर ये मामला जो है ये फिर क्लैरिटी आ गई। ये सब सिनेरियो होने के बाद ना मैंने पहरेदार से कांटेक्ट किया, और आज जो भी मुझे रिफंड मिला है पहरेदार की वजह से ही मिला है। और एज अ मतलब एक सामान्य कंज्यूमर के नाते मैं इनके साथ इतनी बड़ी कंपनी के साथ लड़ नहीं सकता था। ऑन बिहाफ में पहरेदार ने जो पहल उठाई और उनके साथ जो फॉलोअप किया उनकी वजह से मेरा रिफंड मुझे मिला है मैम। चलिए, 10,900 रुपए आपको ये रिफंड मिल गए हैं, राइट? जी मैडम, पहरेदार को तो मैं दिलो मतलब कितना मतलब। तो अब आप अपनी वाइफ के लिए नया फोन खरीद लीजिएगा मधुकर जी, पैसे वापस मिल गए अमेजोन से। लेकिन मधुकर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन रुकिए अभी रुकिए जरा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अमेजोन ने हमें अपने जो ऑफिशियल जवाब दिया है ना, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मामला सुलझ गया है और कंपनी ने ग्राहक को उसके पैसे लौटा दिए हैं, और ये 28 फरवरी को ही जो है उन्होंने पैसे वापस कर दिए थे। ऐसा है क्या कि हमारे शो में आपके मामले को लेने के पहले ही मामला सुलझ गया था 28 फरवरी को ही? नहीं मैम, इनका मतलब ये कौन से हिसाब से बता रहे ये भी पता नहीं। 2 दिन पहले मुझे खुद उनके अमेजोन के एग्जीक्यूटिव का फोन आया था कि हम लोगों ने मतलब आपका इश्यू हम लोगों ने अब टेकअप कर रहे हैं, आप जो भी डिटेल्स है उसको उस मेल को आप रिवर्ट कर दीजिएगा, उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे। तो वो मेल भी मेरे पास पड़ा है अभी। तो फरवरी से लगातार मधुकर जी चेस कर रहे थे, अप्रैल में जाकर पहरेदार की मदद से मामला सुलझ रहा है। थैंक यू सो मच। कार मेकर्स केवल कार के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है। कार के अहम पुर्जे अगर वक्त में काम ना करें तब भी जिम्मेदारी कार मेकर की ही बनती है। कंज्यूमर फोरम ने एक ऐसी ही फैसला दिया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कार मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है अगर कार पुरानी हो गई है तो। पंजाब के राजीव मनहस का केस है। 2011 में इन्होंने 7,34,000 में स्विफ्ट डिजायर खरीदी थी। राजीव ने सुरक्षा के लिहाज से ऐसा मॉडल चुना जिसमें एयरबैग की सुविधा थी। 2017 में राजीव अपने परिवार के साथ इस गाड़ी में जा रहे थे और अचानक से एक हादसा हो जाता है। कार के फ्रंट पोर्शन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचता है और सबसे अलार्मिंग बात यह रही कि जिस सेफ्टी फीचर की वजह से राजीव ने डिजायर खरीदी थी वो ऐन मौके पर फेल साबित होती है। एक्सीडेंट के वक्त कार के एयरबैग नहीं खुले और इस वजह से फ्रंट पैसेंजर जिसमें राजीव की मां थी और खुद राजीव गंभीर तौर पर घायल हो गए। राजीव ने मारुति और उनके डीलर को सारे हादसे की जानकारी दी, पूछा भी कि कैसे ये सेफ्टी फीचर्स के होने के बावजूद इस तरह का एक भयंकर हादसा होता है और ये एयरबैग नहीं खुलते हैं, तो कौन है जिम्मेदार इसके लिए। लेकिन कंपनी और डीलर की चुप्पी ने राजीव को कंज्यूमर फोरम पहुंचा दिया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्राहक ने कंपनी को अतिरिक्त राशि का भुगतान एयरबैग के लिए किया था ताकि उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अगर ज्यादा पैसे चुकाने के बावजूद भी ग्राहक सुरक्षित नहीं तो ये मैन्युफैक्चरर की ओर से सेवा में कमी मानी जाएगी। फोरम ने माना कि कंपनी की लापरवाही से शिकायतकर्ता और उसके साथ बैठे परिवार के सदस्य की जान पर बनाई थी। फैसला सुनाते हुए कंज्यूमर फोरम ने मारुति सुजुकी को 2 लाख रुपए ग्राहक को देने का आदेश दिया बतौर मुआवजा, साथ ही कानूनी खर्चे के लिए 5,000 रुपए भी देने के लिए कहा। और आखिरी में कंज्यूमर फोरम ने कहा कि दुर्घटना का कभी भी पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति एयरबैग के चलते हाई एंड कार खरीद रहा है और हम सब जानते हैं कार जैसे ही एक लेवल ऊपर जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो जिस फीचर के लिए वो कीमत अदा कर रहा है उसका काम करना जरूरी है और अगर वो काम नहीं करे तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है। और राजीव के केस में मारुति की जिम्मेदारी फिक्स की कंज्यूमर फोरम ने। तो पहरेदार में हम लगे यहीं पर इजाजत, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर हैं।